प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए। ये पार्ट 78 है। इससे पहले पार्ट 77 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये सारी की सारी ये वीडियो आपके एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सेकेंडों में ट्रिकली सॉल्व करने का भी तरीका जानेंगे और साथ साथ बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पुराने हैं तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बात बता दूं कि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन, आपका डाइस का क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन, नंबर एनोलॉजी, शब्द एनोलॉजी, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कागज़ फोल्डिंग एंड कटिंग का। देखिए, जब भी कागज़ फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन दिया जाए तो उसके हम रोटेशन को समझेंगे कि किस तरीके से रोटेट किया, क्योंकि जब इसको काटने के बाद ओपन किया जाएगा तो सेम उसके अपोजिट यानी उल्टे प्रोसेस में वो ओपन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक वर्गाकार ये कागज़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीच में आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक वर्गाकार कागज़ है, यहाँ पर देखेंगे बीच में डॉटेड लाइन, जहाँ डॉटेड लाइन दिया हुआ है इसका मतलब दूसरे फिगर में वहाँ से कागज़ को मोड़ना है, वहीं से कागज़ को मोड़ना है और किस साइड मोड़ना है वो भी एरो द्वारा दर्शाया गया, इस तरीके से मोड़ना है, यानी कि ये कागज़ आकर के इस पर चिमट जाएगा। क्लियर? तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि आपके तीसरे फिगर में दिख रहा होगा। फिर इस तीसरे फिगर वाले कागज़ को कह रहा है कि यहाँ से मोड़ करके इसको ऐसे जो है मोड़ा गया है, इस टाइप से, यानी ऐसे मोड़ करके यहाँ पर चिमटाया गया। तो ये कुछ वर्गाकार छोटा सा ऐसा कागज़ बन जाएगा। जब इतना छोटा बन जाए तो कह रहा है कि इसमें हमने ऐसे कटिंग लगा दी, कुछ ऐसे। अब कह रहा है क्वेश्चन में ये कि अब इसको जब ओपन किया जाएगा, जो पहले वाला जो कागज़ था उस टाइप से ओपन किया जाएगा तो इसका फिगर इन चारों में कौन सा बनेगा, कैसा ये दिखाई देगा। तो करना क्या है, जैसे आपने मोड़ा है, जिस तरीके से मोड़ा है उसे उल्टा इसको ओपन करना है। जैसे मान लीजिए कि पहले यहाँ पर देखेंगे लास्ट में, यानी इससे पहले आपने ये मोड़ा था, तो अब इसको ओपन करेंगे तो ऐसे उल्टा इस तरीके से ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे ऐसे तो क्या होगा आपका, देखिए ये कुछ ऐसे था और ये ऐसे था। जब ये आपका यूँ ओपन होगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे, और ये वाला हिस्सा भी आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब फिर जो है आपने कैसे बंद किया था, ऐसे बंद किया था, ओपन करेंगे तो ऐसे ओपन करेंगे, तो ये कुछ हिस्सा इस टाइप से होगा कि ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक, और ये आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक, और ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा और ये आपका फिगर ऐसे हो जाएगा। यानी कि चार पंखुड़ियों टाइप इस टाइप का फूल बनेगा, जो कि केवल ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों कागज़ फोल्डिंग एंड कटिंग के क्वेश्चन को हम करते हैं। किसी टाइप का फिगर रहेगा, बहुत इजी भी रहता है, बहुत जटिल भी रहता है, बस तरीका मालूम रहेगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी फिगर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हमें प्रतिबिंब वाला देखना है कि कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब में भी आप जानते हैं कि एक जल प्रतिबिंब होता है, एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, लेकिन इसमें दर्पण प्रतिबिंब दिए। तो दर्पण प्रतिबिंब का रूल क्या कहता है वो जान लीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पर फिगर वाला दिया हुआ क्वेश्चन, कहीं पर अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन दे देता है, कहीं पर जो है संख्याओं वाला क्वेश्चन दे देता है। तो आप सभी क्वेश्चन करेंगे सिर्फ एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन निपटा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक दर्पण है, मैंने यहाँ पर टॉप लिख दिया। पहले मैं अल्फ़ाबेट से समझा देता हूँ, अभी ये फिगर समझ में आ जाए। टॉप मैंने लिख दिया, तो इसमें होता क्या है कि पूरा वर्ड जो दिया हुआ है वो तो लेफ़्ट टू राइट पहले चेंज हो जाएगा, यानी टॉप के बजाय पॉट हो जाएगा, टॉप के बजाय पॉट हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? नहीं होगा। साथ साथ ये क्या होते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट है अपने आप में भी सभी के सभी चेंज होंगे। ये भी लेफ़्ट टू राइट घूमेंगे, तो पी घूमेगा तो ऐसा हो जाएगा, ओ घूमेगा तो ऐसा ही रहेगा, टी भी घूमेगा तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। टी को देखिए इधर उधर घुमा करके देख लीजिए, जैसा वैसा ही रहेगा, ओ भी वैसा, लेकिन पी क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। बस यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाती हैं। अब इस फिगर को देखिए, ठीक, ए भी यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है, तो ये कैसे चेंज होगी। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये सर्किल है, इस टाइप टोपी पहनाई हुई है, समझिए ऐसे, तो ये क्या होगा, ये तो गोल वाला हिस्सा नहीं रोटेट होगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा आपका, इस साइड रोटेट करके आ जाएगा। तो ये जो सर्किल वाला मैटर खत्म हो गया। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला कुछ यूँ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये बीच में यूँ दिया हुआ है, तो ये बीच में जो ऐसे दिया हुआ है, ये इसको घुमाएंगे अगर लेफ़्ट टू राइट, तब भी ये जैसे है ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और चूंकि ये बीच में है, अगर ये किनारे इस साइड रहता तो इस साइड आ सकता था, लेकिन बीच में तो ज्यों का त्यों दर्पण प्रतिबिंब भी उसका वैसा ही रहेगा, बीच में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखेंगे पी टाइप इस तरीके से, रो या पी टाइप समझिए, रो समझिए, जो समझ में समझिए। पी टाइप यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इसमें अंदर बना हुआ। तो ये क्या होगा, जब सर पर प्रतिबिंब पड़ेगा तो ये इस साइड आके इधर ऐसे घूम जाएगा। एक तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट आएगा और साथ साथ अपने आप में भी ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आपका बन जाएगा कुछ फिगर। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यूँ आपका फिगर बनेगा, ठीक है, यूँ आपका फिगर बनेगा, ये आपका हो जाएगा और ये इस तरीके से। अब देखिए ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा होगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा डाइस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा। ये जो ओपन डाइस है इसका रूल पहले समझिए, तब उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि कैसे बंद करने पर ये बनता है। यहाँ पर अगर इस टाइप से मान लीजिए कि सीधी सीधी लाइन में पहले बनता है, सीधी लाइन में इस तरीके से 4 पार्ट है, 4 फेसेस हैं इनके। तो यहाँ पर नंबर मैं दे देता हूँ 1 2 3 4। तो पहला फेस क्या होता है, तीसरे के अपोजिट। जब बंद करेंगे तो पहला क्या होगा, तीसरे के अपोजिट होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो फेस जिसके अपोजिट होता है कभी भी उसके बगल में बंद करने पर नहीं आएगा। जो फेस जिसके अपोजिट होगा वो कभी भी बंद करने पर उसके बगल वाली साइड में नहीं आएगा, बल्कि उसके अपोजिट आएगा। ऐसा ही दूसरा क्या होगा, चौथे के अपोजिट होगा, तो ये भी क्या होगा। अब यहाँ पर जो अगल बगल वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। सेम काम यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये अगल बगल वाला एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये पहला वाला इसके अपोजिट होगा और ये जो है बड़ा वाला बड़े वाले के अपोजिट हो जाएगा। अब इसी रूल पर हम चलेंगे। पहले वाले को अगर देखते हैं, ऑप्शन से ही चेक किया जाता है। पहले वाले को देखेंगे तो ये ब्लैक आपका ऊपर दिख रहा है, तो ब्लैक के अपोजिट ये बड़ा वाला वाइट है। बड़ा वाला ब्लैक के अपोजिट बड़ा वाला वाइट है। तो दोस्तों जब अपोजिट है तो उसके बगल वाले सतह पे नहीं आना चाहिए। तो बगल वाले सतह पे देखिए इधर और इधर आपका नहीं दिख रहा है। चलिए ये तो सही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये छोटा वाला ब्लैक है उसके वो अपोजिट है छोटे वाले ब्लैक के। छोटा वाला ब्लैक देखिए छोटे वाले ब्लैक के अपोजिट है। छोटा वाला ब्लैक छोटे वाले ब्लैक के अपोजिट है, तो उसके साइड में छोटा वाला ब्लैक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही है। चलिए ये भी। अब यहाँ पर देखेंगे कि छोटा वाला वाइट छोटे वाले वाइट के अपोजिट है, तो यहाँ पर भी छोटे वाले वाइट के बगल में वाइट नहीं दिख रहा, तो ये आपका बनेगा। ए क्या हो गया, बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बी को चेक कर लेते हैं। बी वाले में देखेंगे कि बड़ा वाला वाइट है, तो दोस्तों उसके बगल में बड़ा वाला ब्लैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला ब्लैक उसके अपोजिट है। चलिए ये तो रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो दोस्तों ब्लैक है, ब्लैक छोटा वाला है, उसके बगल में छोटा वाला ब्लैक दे दिया है, जबकि उसके अपोजिट होना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। समझ में आ गया किस तरीके से ये रूल काम करता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर चूंकि वाइट है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ब्लैक कहीं नहीं दिख रहा है। छोटा वाला वाइट है, छोटा वाला वाइट भी कहीं नहीं दिख रहा है। छोटा वाला ब्लैक है, छोटा वाला ब्लैक भी कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ये तो बन जाएगा। और यहाँ पर डी वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि छोटा वाला दोनों ब्लैक अगल बगल के फेस पे दे दिया हुआ है। तो ए और सी बनेगा। तो देखिए ऑप्शन 1 में केवल ए और सी बनता है। समझ में आ गया रूल कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है, अब तक तो आपने त्रिभुज की संख्या काउंट की थी इस टाइप के फिगर में, लेकिन इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं कैसे काउंट करते हैं। देखिए कोई भी सरल रेखा, किसी भी आकृति को बनाने में जो रेखा काम करती है वही सरल रेखा। जैसे इस तरीके से त्रिभुज बनाए तो इसमें 1 2 3 सरल रेखाएं हैं। अगर आप इस तरीके से एक रेखा इसको काट दे जैसे ये, तो आप कहेंगे कि अब ऐसे काउंट करने लगेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 7 8 सरल रेखा है। मैं कहूँगा कि गलत है। 8 सरल रेखा नहीं है, बल्कि 4 ही सरल रेखा। सरल रेखा वही समझिए। देखिए दोस्तों अगर कोई रेखा इसको काट रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो फिगर का निर्माण कर दिया, एक सीधी सी रेखा आई हुई है, बस उसी से हमें मतलब रखना है। भले एक तिरछी रेखा या जो है उससे गुजरने वाली रेखा इसको काट दे, तो फिर ये दो रेखा 2 पार्ट में तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन सरल रेखा एक ही ये रहेगी, ये एक ही रहेगी, वो 2 नहीं होगी। और ये भी एक ही रहेगी, ये 3 पार्ट नहीं बनेगी। समझ में आ गया रूल। चलिए यहाँ पर सरल रेखा काउंट करते हैं। देखिए 1 हो गई ये, 2 हो गई ये, ठीक। अब इधर से काउंट करते हैं। 2 के बाद 3 4 5, ठीक। और ये आधार वाली 6 7 8। अब ये तीनों त्रिभुज का निर्माण करिए। 8 के बाद 9 10 11 सरल रेखा इसमें आपने काउंट कर ली। समझ में आ गया कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सिलोजिज्म न्याय और निगमन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन खड़ी कर देता है। इसलिए कि इसमें ऐसा होता है ना कि लगेगा सही है लेकिन गलत हो जाता है, और लगेगा गलत है सही हो जाता है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको लगेगा गलत है लेकिन सही हो जाएगा। कैसे, उसमें कुछ कंडीशन होती है, वही आज समझेंगे। कथन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा। जो नए बच्चे वो समझ लें, कथन दिया रहेगा। उस कथन की हेल्प से हम डायग्राम बनाएंगे।
उसके बाद इस निष्कर्ष से चेक करेंगे और डायग्राम से मिलाएंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब उसके बाद जो निष्कर्ष सही गलत रहेगा उस हिसाब से ऑप्शन में हम टिक लगा देंगे। पहले चलिए कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है कुछ केक बिस्कुट हैं, कह रहा है कुछ केक, मान लीजिए कि यहाँ पर केक को हमने ये ले लिया। ठीक, कह रहा है कि कुछ केक बिस्किट है, कुछ की बात कर रहा है तो थोड़ा सा हिस्सा इसमें इस तरीके से मिला करके और इसको हम क्या करेंगे, बिस्किट बना देंगे। क्या, बिस्कुट बना देंगे। ठीक, क्लियर, कुछ केक बिस्किट है इस तरीके से हमने बना दिया। पहला आपका सेंटेंस पूरा। दूसरा क्या कह रहा है, सभी बिस्कुट पेस्ट्री हैं। अब ये जितना भी बिस्कुट है वो क्या कह रहा है कि सभी बिस्कुट पेस्ट्री हैं, तो सभी की बात करेगा तो वो उसके अंतर्गत डाल देंगे इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, पेस्ट्री हो गया। सभी बिस्कुट को क्या करेंगे, पेस्ट्री के अंदर डाल देंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि जितने भी बिस्कुट हैं वो पेस्ट्री हैं। जैसे आपने पेस्ट्री की क्या ली, एक पैकेट ले लिया, एक डब्बा ले लिया, पेस्ट्री का एक डब्बा ले लिया, ऊपर तो पेस्ट्री लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर आपने सभी बिस्कुट को डाल दिया और डब्बे को पैक कर दिया, तो देखने वाला यही समझेगा कि सभी पेस्ट्री हैं। तो इससे आपने क्या किया, क्या जाना कि सभी बिस्कुट को आपने पेस्ट्री बना दिया। तो वही चीज़ है कि सभी बिस्कुट क्या है, पेस्ट्री हो गए हैं। इस तरीके से जनरली आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ पेस्ट्री डोनट है, कुछ पेस्ट्री डोनट की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ पेस्ट्री का हिस्सा ले करके डोनट में मिला देंगे। कुछ पेस्ट्री क्या कह रहा है, डोनट है। चलिए, ये हमारा फिगर बन करके तैयार हो गया। अब पढ़ते हैं किसको, निष्कर्ष को, और उसके बाद धड़ाधड़ डायग्राम से आंसर देते हैं। कह रहा पहला निष्कर्ष, सभी डोनट के केक होने की संभावना है। संभावना, यही मेन चीज़ है दोस्तों, संभावना। संभावना जब भी दे दे तो समझिए कि अगर आपको लगेगा कि नहीं है सही, फिर भी आपको सही करना पड़ेगा। संभावना, संभावना का मतलब क्या होता है, किसी काम के होने की संभावना। नहीं होगा तब भी आप क्या करेंगे, संभावना जब हो दे देगा तो वो काम समझिए आपके दिमाग में हो चुका है, हो जाएगा, हो चुका नहीं बल्कि हो जाएगा। संभावना की जब स्थिति दे दे तो इसी चीज़ को समझना है कि संभावना जहाँ पे दिया रहेगा, लगेगा कि नहीं है सही, फिर भी आप सही टिक लगाएंगे। तो कह रहा है कि सभी डोनट के केक होने की संभावना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं डोनट कहाँ है और केक कहाँ है। देखिए, केक आपको दिख रहा होगा यहाँ, केक आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक, बिल्कुल ये इस पार्ट पे, और डोनट दिख रहा है यहाँ, और इनके फिगर का कहीं पर भी कोई टच नहीं है। क्या है, कोई टच नहीं है। लेकिन कह रहा है कि संभावना है, तो संभावना है तो बिल्कुल सही है, इसको हम टिक लगाएंगे, हाँ सही है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए कहीं पर भी कथन में ये चीज़ नहीं दी हुई है कि कोई केक डोनट नहीं है, कोई डोनट केक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो ये पेस्ट्री का हिस्सा इतना है, हो सकता है कि वो केक के अंतर्गत वाला हिस्सा हो, क्योंकि केक का भी तो हिस्सा ये पेस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पर, ठीक। और बाकी जो बचा हुआ इधर का पार्ट का जो हिस्सा है, हो सकता है कि ये डोनट का इधर का पार्ट वाला हिस्सा हो। तो ये इस तरीके से संभावना की बात करेगा, तो इस तरीके से संभावना आप लगाएंगे। ये हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे भी, तो जब ऐसा सोच सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता। तो इसीलिए संभावना वाले को हम राइट का क्लिक करेंगे, जबकि आपको देखने से लगेगा कि रॉन्ग है, ठीक। चलिए, पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहे कम से कम कुछ केक पेस्ट्री है। कम से कम, वैसे ही कम से कम कह दिया तो इसमें भी बहुत सारे चांस होते हैं सही होने के, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। पेस्ट्री आपका ये ब्लू कलर वाला है, और कहाँ केक है, केक यहाँ पर रेड कलर वाला यहाँ वाला है हिस्सा। तो दोस्तों यहाँ पर तो मिल ही रहा है, इस तो वैसे ही सही हो गया। यहाँ पर देखिए, कलर मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो हिस्सा है ये पेस्ट्री और केक से मिलता हुआ हिस्सा है, यानी कम से कम कुछ केक पेस्ट्री है कि नहीं है, कुछ केक पेस्ट्री में आ गया। चलिए, ये भी आपका सही हो गया, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। यदि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वैसे तो ज़्यादातर मैं पहले वेन डायग्राम का क्वेश्चन कराता हूँ, बाद में जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन मैंने सोचा वही करा दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो डायग्राम वाला मैटर नए बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, तो उसमें तो आपने डायग्राम का सीख लिया, यहाँ पर वो ही काम दे देगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, बाघ है, सिंह है, जानवर है। कह रहे बाघ और सिंह और जानवर का डायग्राम कैसे एक दूसरे से रिलेट करके बन सकता है, बस आपको इतना ही करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हैं आप लोगों को पता है तो। चलिए, यहाँ पर बाघ, आप बाघ जानते हैं क्या है, जानवर है कि नहीं है। बाघ क्या है, जानवर है। सिंह क्या है, ये भी जानवर है। सिंह क्या है, जानवर है। बाघ जो जिसको आप टाइगर समझते हैं, सिंह जिसको आप शेर समझते हैं, यही सिंह और बाघ की बात हो रही है, और कोई सी बाघ और सिंह की बात नहीं हो रही है। ये दोनों क्या है, जानवर है। चूंकि यहाँ पर देखिए, अगर फिगर में देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर आयत कर दे दिया है, आयत, आयत एक फिगर दिया हुआ है, आयत नुमा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बाकी दो सर्किल दिए हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि ये जानवर को हमने आयत मान लिया, जानवर को आयत मान लिया, तो बाघ भी जानवर है और सिंह भी जानवर है। तो ये आपका क्या हो गया, बाहर वाला आयत जो है जानवर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बाघ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सिंह हो गया। हो गया मैटर खत्म, यही फिगर बनेगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों,
गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a प्लस है, b गुणा है, c माइनस और d भाग है तो इसका मान आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके बदले जो कहे बस उसकी जगह पर वही रख दीजिए। संख्या को उतार लेंगे, जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ पहले तो 6 को उतार लेंगे। ए का मतलब प्लस कर रहा है तो ए की जगह प्लस लिखेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 उतार लेंगे। सी के बदले माइनस कर रहा है माइनस लिखेंगे, 14 है 14 उतार लेंगे। डी के बदले भाग है, बटा वाला बनाइए, ऐसे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग का चिन्ह बनाए, उसके बाद 7 उतार लीजिए। बी के लिए कह रहा है गुणा है और उसके बाद 2 है उतार लीजिए और बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व कर लीजिए। बोर्ड मास रूल आप जानते हैं, पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, ब्रैकेट तो है नहीं, चिन्हों में सबसे पहले भाग को निपटाया जाता है, तो भाग को हम निपटाएंगे, बाकी उतार सकते हैं। दोस्तों अगर नए हैं तो इसलिए मैं उतार रहा हूँ, वरना डायरेक्ट इसका सोल्यूशन है, डायरेक्ट आप इसे दिमाग में आप पूरा भाग कर सकते हैं। यहाँ पर भाग देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, उसके बाद 2 उतार लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, भाग के बाद गुणा करना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 5 को उतारेंगे और माइनस 2 दूना 4 कर लेंगे। अब जोड़ना है तो 6 5 11 हो जाएगा, माइनस 4 कर लेंगे, आ जाएगा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए तो आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट कीजिए। देखिए इसमें यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या है कहाँ। देखिए सबसे छोटी संख्या 82 इसमें दिख रही है और सबसे बड़ी संख्या 165 दिख रही है। तो या तो आप इस तरीके से इसके कंसेप्ट को समझिए, इसके रूल को देखिए कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है, सीरीज किस तरीके से बन रही है, 82 से 102 120 इस तरीके से। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 165 से 162, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम, दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो कोई एक ही क्रम लेकर के चलिए, जैसे मैं लेकर के चलता हूँ ये घटता हुआ यानी अवरोही क्रम वाला, जैसे 165 दिया हुआ है, उसके बाद 162 दिया हुआ है, उसके बाद 156 दिया हुआ है, उसके बाद 147 दिया हुआ है, उसके बाद मिसिंग दिया हुआ है, और उसके बाद 120 है, उसके बाद 102 है, उसके बाद 82 है। अब यहाँ पर चेक देखिए, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ हजारों हजार रूल इसमें काम करते हैं, हजारों की तादाद में, हजारों की क्वांटिटी में इसमें रूल काम करते हैं। इसमें जो है दोस्तों ये सीरीज टाइप मैं बना करके सॉल्व कर रहा हूँ, कोई किसी टाइप बन करके काम करता है, कोई किसी टाइप। तो एक जैसे कभी भी आप देखेंगे इस टाइप के जो है मिसिंग संख्या वाले में एक जैसा रूल नहीं काम करता, आपको पता। इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी। अब 165 से 162 बना तो दोस्तों कितने का अंतर आया, 165 3, यानी कि -3 हुआ। उसके बाद 156 के लिए -6 हुआ, उसके बाद 147 के लिए देखेंगे -9 हुआ। अब यहाँ पर चेक कीजिए, -3 हुआ, -6 हुआ, -9 हुआ, यानी किस रूप में घट रहे हैं, 3 के गुणे के रूप में। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 और उसके बाद 3 चौक 12, यानी -12 होगा। अब 147 में से क्या करेंगे, -12 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 5 135 हो जाएगा, यानी मिसिंग संख्या हमें पता चल गई 135 है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यानी आपने 3 चौक 12 किया, उसके बाद 3 5 15 करेंगे, यानी -15 135 में से करते तो 120 आ जाएगा। इसी तरीके से सीरीज बढ़ रही है, हमारा 135 तक काम था, निकल गया। ऑप्शन 3 पर चिन्ह लगाएंगे, निशान टिक लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित अंक श्रेणी में कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम तथा पहले विषम संख्या है, यानी इसमें जीरो कितने हैं जिनके पहले क्या कह रहा है, विषम है और बाद में सम है। जैसे मान लीजिए पहला जीरो देखते हैं, पहले जीरो के पहले सम है, बाद में विषम है, पहला ही हमें मिल गया। एक जीरो हमें मिल चुका है जिसके पहले विषम है और बाद में सम है, यही कह रहा था। फिर दूसरे जीरो के बाद में देखिए विषम है, पहले भी विषम है, ये गलत, ये नहीं रूल फॉलो कर रहा है। दूसरे को देखेंगे तो बाद में भी सम है और पहले सम है, ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरों को देखेंगे, बाद में भी सम है, पहले भी सम है, ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वाले को देखते हैं तो बाद में आपका क्या है, बाद में जो है आपका दोस्तों सम है और पहले क्या है, विषम है, ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी दूसरा हमारा जीरो मिल गया। चलिए फिर इसको देखते हैं तो बाद में विषम है, पहले सम, गलत। यहाँ पर देखिए देखेंगे दोस्तों, बाद में विषम पहले सम, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए बाद में सम पहले विषम, ये भी रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि तीसरा हमारा जीरो मिल गया। अब यहाँ पर देखिए बाद में दोस्तों सम पहले भी सम, ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि 3 जीरो ऐसे मिले जिनके बाद में सम तथा पहले विषम था। तो ऑप्शन 2 पर टिक लगा देंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन है, इस टाइप के कैलेंडर का क्वेश्चन को देखिए, बहुत तरीके कैलेंडर के भी बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि 12 जून 2003 को बुधवार था तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। इसका तरीका एकदम इजी है। देखिए 12 जून, ठीक, 12 जून 2003 को क्या कह रहा है, बुधवार था। क्या था,
बुधवार था। अगर एक साल की बात करता, सेम डेट यानी 12 जून और 2004 को पूछता कि कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करते, बुधवार में 1 प्लस कर देते। लेकिन अगर लीप ईयर रहता, जैसे 2004 लीप ईयर है, आप जानते हैं जो 4 से और 400 से कट जाए वो लीप ईयर होता है। तो 2004 में देखिए 4 से भाग देंगे कट जाएगा। अब 400 कहाँ काटेंगे, जहाँ शताब्दी की बात आ जाए वहाँ पे 400 से काट के चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2004 क्या लीप ईयर है, तो दोस्तों और वो भी जो है फरवरी क्रॉस कर जाए। जून की बात हो रही है, अगर जनवरी की बात होती तो दोस्तों नहीं ऐसा काम करते, फरवरी क्रॉस कर जाएगा। चूंकि फरवरी क्या होती है, लीप ईयर में 29 की हो जाती है। 29 की होने की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो बुधवार में 2 प्लस करेंगे। लीप ईयर नहीं है तो 1 प्लस करेंगे, और लीप ईयर है तो 2 प्लस करेंगे, यानी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार आ जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात क्या कर रहा है वो देखिए, 2003 से 2005 की बात कर रहा है, 12 जून से 28 जून की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 जून से पहले 12 जून का ही निकालेंगे। 2003 से 2005, 12 जून 2003 से 12 जून 2005 का निकालेंगे तो 2 साल है। 2 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्योंकि 2004 लीप ईयर वाला भी समझा चुका हूँ, लेकिन 2005 लीप ईयर नहीं होता। यानी 2004 वाले में 2 दिन ऐड करेंगे और 2005 वाले में 1 दिन ऐड करेंगे, तो पूरा हो जाएगा 3। बुधवार में 3 ऐड करेंगे तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या आपका आंसर हो गया? नहीं, चूंकि 12 जून से 12 जून को हमने निकाला और हमें वो पूछ रहा है 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा, तो 12 जून से 28 जून के बीच अंतर कितना अभी बचेगा, कितना दिन बच रहा है, आप कहेंगे कि 16 दिन। अब इस 16 दिन में क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, बचेगा 2, यानी कि ये जो 2 शेष बच रहा है इसी को हमें ला करके इस फिर शनिवार में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, रवि और सोमवार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम आगे सीटिंग अरेंजमेंट के पास। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मिलेंगे आपको। कह रहा है कि 6 मित्र प्रताप, कुरैशी, रिया, सुमित, तन्मय और उदय एक षटकोणीय मेज के चारों ओर प्रत्येक कोने पर बैठे हैं। कह रहा है कि एक षटकोणीय यानी कि जिसमें 6 भुजाएं हों, उस मेज़ की बात कर रहा है। एक षटकोणीय मेज़ है, उनके कोने पर ये बैठे हुए हैं। एक यहाँ पर बैठा है, 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 एक यहाँ पर और यहाँ पर। किस तरीके से बैठे वो बाद में करेंगे। अब पहले सबसे पहले इसमें दायां और बायां बता देता हूँ। जिधर मैं बिंदी लगा दूंगा वो उनका दायां है। इस रूल को हमेशा याद कर लीजिएगा। बिंदी हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने दाएँ से, अपने दाएँ से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से आपका दायां समझ में आएगा कि आपका दायां किधर है। जिधर आपका दायां उधर ही दायां है। इस बिंदी की तरफ आपका दायां है तो पहले यहीं से स्टार्ट कर देंगे दाएं पर। उसके बाद एक छोड़े एक आप टिक लगाते जाएंगे, आपका दायां बनता जाएगा। समझ में आ गया कैसे दायां लगाते हैं? यही रूल सब में काम करता है। वृत्ताकार हो मेज़, षटकोणीय हो या वर्गाकार हो या आयताकार हो, कैसी भी मेज़ हो, रूल यही काम करेगा। इस तरीके से दायां और बायां आप चेक करेंगे। जिधर बिंदी दायां, जिधर बिंदी नहीं वो बायां। काम खत्म हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सेकेंडों में निपटा लेते हैं। क्या कह रहा है कि चारों प्रत्येक कोने पर बैठे, इस तरीके से कोने पर बैठे हुए हैं। कह रहा है कि और षटकोण केंद्र की ओर मुख है, यानी इनका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। मान लीजिए केंद्र है तो इधर ही सबका मुख इस तरीके से है। क्लियर? चलिए समझ में आ गया। कह रहा है कि प्रताप उदय के बाईं ओर दूसरा है। प्रताप कह रहा है उदय को कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ पर रखिए जहाँ आपको सही लगे, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि उदय की पोजीशन दिया नहीं है, आप कहीं पर भी रख के सेट कर सकते हैं। कह रहा है उदय के बाईं और दूसरा है। प्रताप कह रहा है कि उदय के बाईं, बाईं किधर है, इधर है। बाईं और दूसरा कहाँ आएगा, आपका यहाँ आएगा, यानी प्रताप यहाँ पर होगा। वही कह रहा है कि प्रताप जो है उदय के बाईं ओर से दूसरा है, पहला स्थान छोड़ करके दूसरा है, रख दिया हमने। आगे कह रहा है कुरैशी रिया और सुमिता का पड़ोसी है। कह रहा है कि कुरैशी, रिया यहाँ पर होगी और सुमिता यहाँ पर होगी, बीच में कुरैशी इनके होगा, तभी तो रिया और सुमिता का पड़ोसी कुरैशी कहलाएगा। इस तरीके से पोजीशन बनेगी। चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा कर नहीं सकते। अगर हम रिया को यहाँ पर रख दें और सुमिता को यहाँ पर, तो पड़ोसी तो पी हो जाएगा। ठीक, तो इन सारी बातों को दिमाग में रख करके सेट करना है। तो वही कह रहा है कि कुरैशी रिया और सुमिता का पड़ोसी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि हो सकता है कि रिया यहाँ पे हो और सुमिता यहाँ पे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तब भी तो कुरैशी पड़ोसी होगा। तो इन्हीं को समझना है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, कौन सा सही है, ब्लू कलर वाला कि रेड कलर वाला, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं तन्मय सुमिता के बाईं ओर दूसरा है। तन्मय सुमिता के बाईं ओर दूसरा है। सुमिता कहाँ है, यहाँ पर है। तो दोस्तों अगर ये रेड कलर वाली हम सुमिता लेते हैं
तो इसके बाएं से दूसरी जगह खाली है, यहाँ पर हम तन्मय को रख देंगे। लेकिन अगर ब्लू कलर वाली सुमिता लेते हैं तो इसके बाएं से दूसरा स्थान खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जगह खाली नहीं रख नहीं सकते। यानी ब्लू कलर वाला आपका क्या हो गया, फेल हो गया, रेड कलर वाला हिट हो गया मामला। चलिए तो ब्लू कलर वाले को ख़त्म कीजिए और तन्मय को यहाँ पर हम बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सुमिता के विपरीत कौन बैठा है। चूंकि यहाँ पर वृत्ताकार मेष तो है नहीं कि आमने सामने पता चल जाएगा, षटकोणी है, तो इनके विकर्णों को मिला देंगे। इस तरीके से विकर्णों को मिला देंगे, इससे पता चल जाएगा कि कौन किसके सामने बैठा हुआ है। तो किसके सामने, सुमिता के विपरीत पूछ रहा है, तो सुमिता यहाँ पे है, इसके विपरीत पी मतलब प्रताप बैठा हुआ है, पी मतलब प्रताप बैठा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मजा आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यानी कि सुरेश भैया जहाँ पर होंगे उससे अशोक भैया क्या होंगे, 7 स्थान यानी 7+ आगे होंगे। क्लियर। कह रहा है यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां हो, यानी कि 39 छात्र हैं, यानी 1 से लेकर के ... 39 छात्र हैं। कह रहा है कि यदि अशोक का स्थान अंत से यानी इधर से कह रहा है कि 17वां हो, तो कह रहा है तो सुरेश का स्थान प्रारंभ से क्या होगा, प्रारंभ से सुरेश का स्थान क्या होगा, अंत से अशोक का स्थान अगर 17वां हो तो अशोक का अंत से 17वां स्थान दिया हुआ है, तो सुरेश का अंत से स्थान क्या निकाल लेते हैं। तो सुरेश का अंत से स्थान हो जाएगा, जो अशोक का स्थान होगा उसमें हम +7 कर देंगे, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन कह दिया है कि सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है। तो सुरेश का जो दोस्तों अंत से स्थान हो जाएगा 17 × 7 = 24 हो जाएगा। अब सुरेश का स्टार्टिंग से स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंत से स्थान जो आया है, जो टोटल है 39 छात्र, उसमें से अंत वाले स्थान जो है उसको घटा करके +1 कर देंगे, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी 15 × 1 = 16, यानी शुरू से इसका स्थान 16वां हो जाएगा सुरेश का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। दिशा और दूरी में क्या होता है, आप जानते हैं इधर पूरब होता है दाहिनी साइड, बाईं साइड पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और बीच वाला ये जो दूरी होती है उसको भी समझ लेते। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब के बीच की दूरी को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दूरी को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। बस इतनी 8 जो दिशाएं हैं दोस्तों, इन्हीं पर ही पूरा मैटर समाप्त हो जाएगा दिशा और दूरी का। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा उदित होते हुए सूर्य की ओर पीठ करके, उदित होते हुए मतलब उगते हुए सूरज की ओर पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। आप जानते हैं दोस्तों सूरज किधर से उगता है, आप कहेंगे पूरब से। अगर आप सूरज उग रहा है, अगर आपकी पीठ सूरज की तरफ है, तो आप किधर जा रहे होंगे, आप पश्चिम की तरफ जा रहे होंगे। आप जब पश्चिम की ओर जाएंगे और सूरज पूरब से उगेगा, तभी तो दोस्तों आपकी पीठ पर पड़ेगा। तो रेशमा पता चल गई किधर जा रही है, रेशमा किधर जा रही है, पश्चिम साइड जा रही है कि नहीं जा रही है। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कुछ मिनट बाद वो बाएं घूम जाती है। जब पश्चिम की तरफ जाएगी और बाएं घूमेगी तो हमेशा नीचे जाएगी। बाएं घूम गई और चलती रहती है, यानी बाएं घूम करके ये चल रही है। आगे कह रहा है तब थोड़ी देर बाद वो दाएं घूम जाती है। अब ये जो नीचे की दिशा है ये दोस्तों दक्षिण दिशा होती है, और दक्षिण दिशा में क्या होता है, जो आपका दायां होता है उसका बायां, जो आपका बायां होता है उसका दायां। अगर वो दाएं घूमने के लिए कह रहा है तो आप बाएं घूम जाएंगे। कह रहा है कि दाएं घूम जाती है कुछ देर बाद, तो आप बाएं घूम जाइए। कह रहा है कि और फिर बाएं घूम जाती है। अब फिर क्या कह रही है, बाएं घूम रही है। अब तो ये फिर पश्चिम की दिशा होगी और फिर बाएं घूमेंगे तो नीचे ही जाएंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे। तो कह रहा है इस क्षण वो किस दिशा में जा रही है, नीचे वाली दिशा है। आप जानते हैं नीचे वाली दिशा आंख बंद करके दक्षिण होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। मान लेते हैं कि पिता की आयु x और पुत्र की आयु y है। कह रहा है कि इनका योग क्या है, 45 वर्ष है। जैसे आप समीकरण बना करके निकालते थे वैसे अब 1 सेकंड में निकालेंगे, टाइम नहीं लगेगी। आप दिमाग में ही इसको निकाल सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तरीका जान लीजिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या रही होगी, x - 5 रही होगी। ठीक, अब पुत्र की आयु भी y - 5 रही होगी, यानी दोनों की आयु में से 5 घटा देंगे, यही 5 वर्ष पहले की आयु होगी। तो वही कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना थी। पिता की उस समय आयु कितनी थी, x - 5 ही थी, तो इसका कह रहा है कि 4 गुना थी। बस जिस तरीके से क्वेश्चन अनुसार कहेगा उसी हिसाब से आपको करना है। कह रहे कि 5 वर्ष पहले यानी x - 5 y - 5 पिता और पुत्र की आयु थी। इनकी आयु का गुणनफल
उस समय की जो पिता की आयु थी उसका 4 गुना थी। क्लियर बात समझ में आ गई। कह रहा पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः है। तो यहाँ से इस समीकरण से देखिए x-5 से x-5 पूरा कट जाएगा, यानी y-5 बराबर 4 हो जाएगा, यानी y बराबर आपका 9 हो गया। तो यहाँ पे रख देंगे y बराबर 9, तो x + 9 बराबर 45 हो जाएगा, और x बराबर 45 - 9 बराबर 36 हो जाएगा। यानी कि पिता की आयु 36 आ गई और पुत्र की आयु 9 आ गई। 36 9, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ाबेट मिस है और वही ढूंढने के लिए कह रहा है। इसके बारे में भी मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि इसमें क्या करेंगे, पहले को उठाएंगे। जैसे एस से टी बन रहा है, टी से यू बन रहा है, यू से जो भी बनेगा वो हमें ढूंढना है, और उसके बाद डब्लू। जैसे एस उठाए, टी उठाए, यू उठाए और मिसिंग उठाए और डब्लू उठाए। इसी तरीके से फिर दूसरा भी उठाएंगे, सी ई जी। क्या करेंगे, सी ई जी, मिसिंग और के। फिर इसी तरीके से तीसरा भी उठा लेंगे, डी आपका हो गया, उसके बाद एफ हो गया, उसके बाद एच हो गया, उसके बाद मिसिंग हो गया, उसके बाद एल हो गया। ये होता है तरीका इसका। तो आपको तीनों पहले एक बार नहीं लिखना है, मैंने तीनों लिख दिया आपको समझाने के लिए। तीनों एक बार नहीं, पहले आपने एक उठाया, इसकी लॉजिक को समझेंगे। इसमें क्या होता है कि A to Z आपको एक से जो है 26 तक याद है, तो अभी सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे देखिए, एस होता है आप जानते हैं 19 पे, टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे। देखिए 19 20 21 यानी कि सीरियल वाइज में चल रहा है, यानी या 22 पे होगा तभी तो डब्ल्यू 23 पे होगा, 22 स्थान पे वी होता है। क्यों मैंने कहा कि सभी एक बार मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया। क्योंकि आप जब एक लिखे हैं पहला वाला, पहले सबका लिए, तो वहाँ पे आपने ढूंढ निकाला कि पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपका वी आएगा। अब ऑप्शन में देखिए सिर्फ सी में ही वी दिख रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा है। तो एग्जाम में ऐसा भी रहता है, तो ये सारी टाइम आपकी ढूंढने वाली बच जाएगी। इसीलिए एक एक करके आप ढूंढिएगा बारी बारी, तो बेहतर रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें भी वी दे दे, तो अब जाहिर सी बात है अब दूसरे को भी ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर दूसरा ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा वाला आप निकाले तो सी आपका 3 है, ई आपका 5 है, जी आपका 7 है। तो ये 3 5 7 के रूप में बढ़ा है, यानी 2 के रूप में बढ़ा है एक्स्ट्रा करके। तो 7 के बाद 9 आएगा, 9 आई पे आता है, 9वें स्थान पे आई आता है, तो वी के बाद आई आ जाएगा। इस तरीके से आप ढूंढ। ऐसे डी है तो डी 4थे पे है, ये अब 6ठे पे है, एच 8वें पे, तो ये भी 2 के रूप में आगे बढ़ा है। 4 2 6 2 8, 8 के बाद 2 10 हो जाएगा। अब 10वें स्थान पे जे आता है, बस हो गया, वी आई जे, खत्म। यही तरीका होता है और कुछ तो होता नहीं इसमें कोई रूल। नेक्स्ट, यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, 4 है, 25 है, 100 है, 289 है, मिसिंग है 13 6 9 है और 2500 है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा कि सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। पहली चीज़ कि सभी के सभी क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन किस रूप में आगे बढ़े वो हमें जानना है। जैसे मान लीजिए कि पहले को अगर देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, दूसरे को देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, तीसरे को देखें तो ये 10 का स्क्वायर है, और चौथे को देखें तो ये आपका 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि किस रूप में बढ़ रहा है आगे। तो इसका तरीका ये है दोस्तों कि आप एक काम कीजिए, इस तरीके से देखिए। जैसे 2 से 5 बना, यानी 3 प्लस हुआ, 5 से 10 बना, 5 प्लस हुआ, 10 से 17 बना, 7 प्लस हुआ, यानी 3 2 5 2 7, यानी नेक्स्ट में 9 प्लस होगा। कितना प्लस होगा दोस्तों, 9 प्लस होगा। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका मतलब 26 में क्या प्लस हुआ होगा, 11 प्लस हुआ होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। हाँ 37 ही होगा। तो क्या दोस्तों 37 का स्क्वायर 1369 होता है, और तो 26 का स्क्वायर क्या होता है। थोड़ी सी मैं ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर निकालने की। 26 का स्क्वायर का निकालना आएगा तभी तो आप यहाँ पर मिसिंग संख्या निकाल पाएंगे। तो वैसे तो मुझको याद है 26 का स्क्वायर, लेकिन तरीका जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 26 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होती है, 2 और 6 को अलग अलग पार्ट में इस तरीके से बांट देंगे लाइन खींच करके। जब भी रहे बड़ी संख्या तो क्या करें, इसको 2 पार्ट में, 2 का आपको स्क्वायर याद है, 6 का भी स्क्वायर रहता है। 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 6 को 36, यहाँ पर लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यहाँ पर लिख लेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 दूना के 24। दोनों का गुणा करने के बावजूद स्क्वायर में भी गुणा करेंगे, यानी 6 दूना के 12 दूना के 24 हो जाएगा, और 6 जोड़ करके ऐसे 24 लिखेंगे 2 यहाँ पर, यानी इस 6 को एक अंक को छोड़ेंगे और 24 ऐसे लिख देंगे। समझ में आएगा कैसे लिखना। अब जोड़ लेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, और 4 2 6, 676 आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर 37 का स्क्वायर 1369 होता है कि नहीं ये भी चेक करना है, तो वही ट्रिक है। 7 7 49 हो जाएगा, और ये आपका 3 3 9 हो जाएगा, ये 7 3 21 दूना 42 हो जाएगा। 42 यहाँ पर जोड़ लीजिए, 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 2 2 9 4 1369 हो गया। एकदम सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। समझ में आ गया इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर कह रहा है जैसे टाइड का संबंध एडिट से स्पाइड का संबंध किससे होगा। ठीक है, टाइड और एडिट यहाँ पर नोट करेंगे तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सारे अल्फ़ाबेट सेम टू सेम है, बस अल्फ़ाबेट की पोजीशन को इधर से उधर कर दिया और कुछ किया नहीं है। तो आप भी वही कीजिए, देखिए किस तरीके से किया, पहले क्या नियम इसमें लग पाएगा, किस पैटर्न में चेंज किया। तो यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ पर लास्ट था तो इसमें पहले ई कर दिया, यानी पूरे को जैसे दर्पण प्रतिबिंब अभी निकाल रहे तो वही दर्पण प्रतिबिंब वाला सिस्टम कर दिया, पूरा पलट दिया है। पूरा क्या है, पलट दिया। जैसे ई को पहले लिखा, फिर डी को लिखा, फिर आई को लिखा, फिर टी को लिखा। वैसे ही यहाँ पर स्पाइड को भी लिख लेंगे, पहले टी को लिखेंगे, उसके बाद आई को लिखेंगे, फिर पी को लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे। बनेगा टिप्स ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आंसर आता रहेगा तो कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझको पता चलता रहे कि आपको कितना आता है, कितना समझ में आ रहा है, या किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। कमेंट भी करते रहिएगा, हाई लेवल की चाहिए या लो कैटेगरी की चाहिए, हर टाइप की वीडियो मैं ला दूंगा। यहाँ पर कह रहा है दुर्घटना का संबंध जिस तरीके से सावधानी से है उसी तरीके से बीमारी का संबंध किससे होगा। दुर्घटना सावधानी, यानी कि ये यहीं पर देखिए विलोम दिया हुआ है, विलोम शब्द समझिए, यानी दुर्घटना सावधानी से नहीं घटती है। दुर्घटना अगर आप सावधानी बरतेंगे तो नहीं घटेगी, उसी बीमारी नहीं लगेगी, क्या आप करेंगे तो बीमारी आपको नहीं लगेगी, ऐसे ही सोचना है। दुर्घटना नहीं घटती है सावधानी से, बीमारी नहीं लगती है किस चीज़ से बताइए, स्वच्छता से, इलाज से, डॉक्टर से, दवाई से, ये तो कोई सब बेमतलब है, स्वच्छता ही से। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको फटाफट कर लेते हैं। कह रहे 34 का संबंध जैसे 64 27 से, वैसे 27 का संबंध किससे होगा। 34 दोस्तों देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसी रूल से कर लीजिए स्क्वायर। 4 चौक को 16, 3 तिरिके 9, 4 3 12 दूना 24, 6 5 9 दी 1156 आ रहा है। क्यूब करेंगे तो भी नहीं आएगा। हाँ एक तरीका है क्यूब करने का, अगर हम 3 और 4 को अलग अलग पार्ट में बांट दें और उसके बाद 3 का क्यूब करें, 4 का क्यूब करें, तो लिखें तो देखिए 3 तिरिके 9 तिरिके 27, 4 चौको 16, चौको 64। यहाँ पर 27 64 है, लेकिन यहाँ पे 64 27 है, तो इसके पैटर्न को हम चेंज कर देते हैं, यानी 64 27 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करना है, यानी 27 दिया हुआ है तो दोनों का क्यूब कर लीजिए, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, 7 7 49 7 343 हो जाएगा। लेकिन इनको भी पलट देंगे, यानी 343 पहले लिख देंगे और 8 को बाद में लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 343 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे ऐसे शानदार और धमाकेदार टिप के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।